निशान आप एक दफा सीफी में मैसेज करोगे कि वी जी आर स्टार्टिंग, अगर जिन लोगों ने ज्वाइन करना है तो काइंडली डू जी दैट। जी। हेलो अल्ताफ, हेलो सना, हेलो फखर, फुरकान। मैं दिशान और अली से तो पूछा है, आप लोग भी मुझे बताएं कि आप लोगों ने लास्ट व्हेन डिड यू गिव एनी एग्जाम लास्ट? ICAP exams? एनी टाइप ऑफ एग्जाम? Well, the last papers I gave were ICAP exams in 2013. 2013 यू आर न्यू, ओके। और I was in 2015. ओके I was in 2012. ओके फखर? 2017. अरे नए लोग हैं, आप लोगों के लिए क्या मसला है यार? हम लोगों ने तो 2006, अली ने 2003, नई जनरेशन का 7 में। बुढ़ापा सर ज्यादा जल्दी आ गया है। आपको आप यकीन नहीं करते। दिशान ने 2005 में, पता नहीं 3 कह रहा था, 3 में। 2003। तो आप लोगों के लिए तो इट्स शुड पीस ऑफ केक देन। Hope so. थोड़ी सी तैयारी शुरू की है वैसे काशिफ भाई। आप सही कह रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअली तो इतना मुश्किल नहीं होता। मुझे जो स्ट्रगल आ रही है पर्सनली, वो जो जिस पे आपसे गाइडेंस चाहिए होगी, वो है अप्रोच। आई कैप में हम पेपर पे लिख के देते थे, यहाँ पर हमें टाइप करना है। और आई कैप के सवाल कैसे होते थे आपको भी पता है, और यहाँ पर थोड़े से एक स्टोरी होती है, उसको लेके चलना होता है। तो यार हम असल लोग चैलेंज वही है। पेपर लिख के देते थे, लेकिन हम सारी जिंदगी हमने पीसी पे ही काम किया मेरे भाई। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन वो टाइम लिमिटेड नहीं था ना, बस ये टाइम। मुझे तो चैलेंज इसी में ही आ रहा है। टाइपिंग में तो जल्दी होना चाहिए, लिखने में तो फिर टाइम लगे, हाथ दुख जाते थे मेरे तो। एनीवेज, नो नो, अभी हम शुरू करते हैं। क्या क्या करना है अभी? कितने लोग आ गए? मैं 1 2 3 4 5, मैं 6 स्क्रीन पे देख सकता हूँ। हैं कितने? ये क्या स्क्रीन कैसे नजर आएगी? 1 मिनट। शो। गैलरी व्यू कर लें। हाँ गैलरी व्यू नहीं, मैं वो स्क्रीन कर रहा हूँ ना शेयर। अच्छा, तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं आपके अलावा। ठीक, तो हम शुरू करेंगे अब, या जी और जी, कोई आ रहा है? आई जी थिंक बिल्कुल। शुरू कर लें। मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ उसको साथ में, फिर मैं बाद में डाल दूंगा रिकॉर्डिंग। जीशान, आप एक काम करो, आप कामरान को मैसेज कर दो, क्योंकि वो थोड़ा उनसे में टिप्स ले लेंगे। ओके। तो जब उनको आप मैसेज कर दो और मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले जो मैं गोल्डन रूल आप लोगों को बता रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ रूल डायरेक्टली बता दूंगा, हमारे पास टाइम नहीं है। तो रूल ये है, रूल नंबर 1, टू पास सीफी प्रैक्टिस। रूल नंबर 2, टू पास सीफी प्रैक्टिस। रूल नंबर 3, टू पास सीफी प्रैक्टिस। तो ये गोल्डन रूल 3 रूल्स हैं, इनको आप फॉलो करेंगे तो आप सीफी पास कर लेंगे। इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है कि आपकी नॉलेज क्या है और टेक्निकली कितने स्ट्रॉन्ग है, नहीं भी है। इट डजंट रियली मैटर, क्योंकि इसमें टेक्निकल नॉलेज से ज्यादा यू हैव टू लर्न हाउ टू राइट द पेपर। तो ये बात है। अच्छा, इसको हम, एजेंडा इज सीपी। अच्छा, स्लाइड्स मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मैं क्विकली जो है ना इनको वो करते रहूंगा। अगर कहीं पे आपको कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी, यू कैन स्टॉप मी एंड देन यू कैन आस्क मी, जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू। सो we have 3 days. So day 1, one case 4 hours. Day 2, one case with role specific 5-hour paper. Day 3, day 2, they test your depth, especially in auditing or whatever, like assurance. If you have selected assurance, I don't know how many people go for assurance. Mostly normally would go for assurance, but there are other tax and performance management. I have no idea about that. So we are only going to discuss about assurance here.
डे 2 में अकाउंटिंग भी आती है, थोड़ी बहुत मैनेजमेंट भी कभी कभी आ जाती है, बट आर फोकस फॉर डे 2 जो है वो एश्योरेंस करूंगा अभी जब हम स्लाइड में जाएंगे. डे 3 इज 3 केसेस, 70 minutes, 80 minutes, 90 minutes और सिमिलर. 3 केसेस होते हैं टोटल. यू हैव 4 hours. इसमें आपकी ब्रेथ चेक होती है. ब्रेथ का मतलब ये है कि आप किसी टॉपिक पे जो ब्रेथ का बेसिकली मीनिंग दैट यू हैव टू हैव नॉलेज अक्रॉस ऑल subjects, and in a specific case you how you link with if there's an accounting issue, auditing issue, management or tax issue. So there might be one case where you will be tested on assurance, accounting, management, governance, tax at the same time. So that's how they test your breadth, like आपको overall across the subjects कितनी knowledge है. Ranking, not ranking, marking ऐसे होती है आप लोगों को. मुझे नहीं पता कितने लोगों ने मैं शुरू में कह रहा था इन लोगों से कि one thing is that if you are just starting, there may be a lot of things which you won't understand right now, but once you once you start your practice, you will know what I'm talking about. So हम एक और सेशन भी रख लेंगे इंशाल्लाह थोड़ा करीब जब होगा जुलाई अगस्त में, जब आपने थोड़ा बहुत नहीं ज्यादातर प्रैक्टिस कर चुके होंगे. बहुत से लोग जो हैं सीफी तो कैपस्टोन 2 भी. अच्छा हाँ, मैं ये बात भूल गया आप लोगों से. आप सब मुझे जरा बताओ कि how many people over here are going directly to write CFE, and how many of you have opted for capstone 1 or capstone 2? I'm going directly. Same here. Okay. I'm also Assalamu going alaikum. directly. I'm also going directly. I'll go through capstone. I'll also Capstone go through 1 or 2? capstone 2. Okay. So 3 people are going through capstone 2, right? Yeah. Okay. So जो लोग डायरेक्टली सीफी दे रहे हैं उनको परेशान नहीं है. उनके लिए बस ये होगा कि अच्छा कैपस्टोन 2 जो लोग दे रहे हैं, जो लोग नहीं दे रहे हैं, कैपस्टोन 2 बेसिकली आप सबको ही पता होगा. कैपस्टोन इज जस्ट लाइक practicing the cases and then submitting it to the CFE for their. उसमें ये आसानी होती है और मैं recommend करता हूँ. मैंने नहीं किया था because I was in Deloitte at that time और हमारी internal भी marking होती थी और हमारे internal courses भी होते थे, तो इसलिए I didn't opt for capstone. तो capstone 2 में ये आसानी हो जाती है कि आप केस राइट करते हैं, आपकी डेडलाइन होती है, आपको एक कैलेंडर दिया जाता है जिसमें आपने सबमिट करने होते हैं केसेस. उसकी फिर आपको फीडबैक मिलती है. आप देखते हो कि यार अच्छा यहाँ मेरी लैकिंग हो रही है, यहाँ फिर आप उस पर अपने फीडबैक देखते हो, चेक करते हो मार्किंग गाइड से कि क्या मिस हो गया. उससे मतलब आप अंदाजा होता है. जब व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग द केसेस, इफ यू आर डूइंग कैपस्टोन 2 और नॉट, शुरू में होगा कि आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा और आपसे चीजें मिस भी होंगी, बट once you start doing more cases, will get better. So यही आइडिया है. कैपस्टोन 2 में आपको डिफरेंट केसेस टाइम पे जमा करना. अच्छा बहुत से लोग मैंने देखा है कि बहुत से लोगों ने ये किया मेरे टाइम पे और अभी भी शायद करते होंगे. जो यहाँ के स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो तो छुट्टियां मिल जाती हैं फर्म की तरफ से, दे हैव इनफ टाइम, फर्म भी उनको कर रही होती है सपोर्ट. जो लोग इंडस्ट्री में होते हैं उनको थोड़ा शायद प्रॉब्लम हो छुट्टियों का. लेकिन बात ये है कि कैपस्टोन 2 में या वैसे भी प्रैक्टिस जब आप करेंगे केसेस की, आपने उस ये नहीं करना कि अगर 5 आवर का केस है या 4 आवर का डे 3 के मतलब 1.5 घंटे या 1 घंटे का केस है, कि आपने जो है वो 15 मिनट किया और फिर कहा मतलब अभी थोड़ा 15 मिनट ही थे फिर बाद में कर लूंगा. मतलब ब्रेक नहीं करना उसको. भी आप केस लिखें, whether it's 4 hours, 3 hours, 1 hour, half hour, you have to sit down, write the whole case. Don't look at like ये नहीं कंपेयर करना शुरू नेचर सोल्यूशन में ये तो मैं भी ये कर लूं. बहुत से लोग क्या करते थे, बस पूरा केस लिखते, केस के आंसर्स भी बहुत जगह अवेलेबल होते हैं और वो सबमिट कर देते थे जस्ट टू मीट डेडलाइंस. जो लोग कैपस्टोन 2 ले रहे हैं, प्लीज सेट असाइड टाइम प्रॉपर्ली, डू योर केसेस प्रॉपर्ली, चाहे वो गलत हो सही हो, उसी वजह से आपको फीडबैक मिलेगी, उसी वजह से आप मार्क होंगे और उसी से आप लर्न करेंगे. सो अच्छा मार्किंग कैसे होती है?
not assessed. सॉरी एक इसमें क्वेश्चन है ये कैप्स्टोन 2 की जो है उसकी भी टाइमलाइन है रजिस्ट्रेशन की है या वो कभी भी हो सकती है? रजिस्ट्रेशन का मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं आप कैलेंडर देख लें, सीपीए की वेबसाइट पे कैलेंडर। I think May 31st. I think May 31st, yes. May 31st deadline हाँ, is तो 2 दिन है registration. आपके पास, ओके तो आप रजिस्टर करा सकते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन itself. तो सीएफई की और कैप्स्टोन की रजिस्ट्रेशन अलग होती है या अगर आपने सीएफई के लिए रजिस्टर किया है तो Different. There are two. Like when you go into your CPA portal, Ontario, you have to enroll separately. If it's currently saying that you are already exempt from it, you have to reach out to CPA by email or by call and ask them to manually enroll you. okay, yeah, I think that's the case with me because I हाँ, got my क्योंकि आपको एग्जाम्पशन मिली है तो उसमें सही कह रही है सना के जो है वो हम लोग को एग्जाम्पशन होती है तो वो उसमें ऑप्शन नहीं आता, तो यू हैव टू रीच आउट टू देम अगर आपको कैप्स्टोन 2 करना है। okay, yeah, अच्छा that's fine. होता है, बहुत से लोग ये भी करते हैं कि उसका मटेरियल जो होता है ना, जितने केसेस होते हैं वो सेपरेटली बाय कर लेते हैं, उसमें फिर वो इनरोल नहीं कराते, मतलब सिर्फ वो देते हैं उसका सब मटेरियल और फिर खुद से केसेस करते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा अगर कैप्स 2 आप मटेरियल ले रहे हो तो आप इनरोल भी करा दो ताकि फिर आप केसेस सबमिट करो, आपको मार्किंग मिलेगी फीडबैक, वरना आपको फीडबैक नहीं मिलती। Okay. अच्छा एक सवाल था कि कैप्स्टोन 2 की रजिस्ट्रेशन फी पता है कितनी है? No. I paid 1460 because I did the हाँ. second round with जो काशिफ साहब कह रहे थे, which is that they mark your exams and I get the material, but I think सिर्फ course content की fees is different. Okay, and this is on top of the CFE Yes. exam. Okay. Yeah. Thank you. मार्किंग जो है अभी पता नहीं आप लोगों ने कितने केसेस लिखे नहीं लिखे, जिन्होंने पहले लिखे हैं नॉट असेस्ड होती है, NC मीन नॉट competent, RC mean reaching competence, C competence, CD competence with distinction. So for CD I don't go for CD. बहुत उसका कोई मतलब हो गया तो मिल गया तो ठीक है। नॉर्मली डे 1 में जो है आपके ये एरिया होते हैं, उसमें 8 चीजें होती हैं जो एनालाइज होती हैं, सिचुएशन एनालिसिस ऑफ मेजर इश्यूज, कंक्लूजन, एडवाइस, कम्युनिकेशन। यू हैव टू हैव ऑल 4 बॉक्सेस चेक्ड एज ग्रीन। अगर 2 में रेड है, 1 में रेड है, 3 पास है, आपका कैप्स्टोन 1 सॉरी डे 1 नहीं क्लियर होगा। तो डे 2 और डे 3 में जो है ये मार्किंग जो होती है नॉट कॉम्पिटेंट RC। सो डे आपके पास ज्यादा C होने चाहिए और थोड़े RC होने चाहिए तो यू विल मेक इट थ्रू। डे 3 में C है और RC ज्यादा है तो भी यू कैन मेक इट थ्रू, बट अगर डे 2 में आपके C कम है और इसलिए एश्योरेंस में तो बहुत मुश्किल होगा आपका पास करना। चाहिए आपको कोई नहीं बता सकता कितने C होने चाहिए, कितने RC होने चाहिए, जस्ट डिपेंड पेपर ने पॉपुलेशन, क्योंकि स्क्यूड होता है रिजल्ट, उसके हिसाब से वो देखते हैं बाद में। तो ये कुछ की फिक्र करने की जरूरत नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा C और ज्यादा से ज्यादा RC चाहिए। कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आप C आप RC कर आपको लगता है यार इसमें जो है ना मुझे कुछ आ नहीं रहा, तो NA तो होना ही नहीं चाहिए आपके पेपर में, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट अगर एक केस पे आप टाइम लगाओगे और उसमें आप CD भी मैक्सिमम ले आए और बाकी आपने कोई छोड़ दिया जिसमें आप NA रहे नॉट असेस्ड, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि आपको अक्रॉस आपको चाहिए रैंकिंग्स। तो अगर कोई ऐसा चीज है यार ये तो मुझे जबरदस्त आता है तो बस लिखते रहे, लिखना ही, उस टाइम करें, जो टाइम है उसका दें, आप जहाँ समझते हैं कि सारा पूरा हो गया स्टॉप एंड अटेम्प्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकि आप उसमें कम से कम आप NA ना हो, आप कम से कम RC के लेवल तक पहुंच सको। अच्छा जी, इसको आगे कैसे जाएंगे? प्रोफाइल डे 2 and 3 है। सो डे 2 एंड डे 2 में जो मैं आपको बात कर रहा था कि ओवरऑल सफिशिएंसी आपकी 4 होनी चाहिए, सर्टेन नंबर ऑफ RCs एंड ओवरऑल Cs एंड RCs की कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। डे 2 में डेप्थ इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो आपकी डे 2 और डे 3 में चेक होती है। मस्ट स्कोर अ सर्टेन नंबर ऑफ Cs एज आई मेंशन। अच्छा 2 में क्या होता है, इलेक्टिव पेपर की जो अश्योरेंस या मोस्टली
मेरे ख्याल से एश्योरेंस ही ले रहे होंगे लोग, यहाँ पे ऑडिट का बैकग्राउंड है हमारा। तो उसमें आपके पास सिर्फ अपॉर्चुनिटी जो होगी वो डे 2 में होगी, और ये मैं अपने ओन एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आई didn't pass on my first attempt day 2 because I didn't have sufficient number of I didn't have depth in assurance in my first attempt. Otherwise मेरा सब everything else was clear. सिर्फ मैंने assurance में, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था और मुझे इतनी ज्यादा हमें गाइडेंस नहीं अवेलेबल थी उस वक्त, या मैंने ध्यान नहीं दिया, तो वो एश्योरेंस में मेरी थोड़ी सी डेप्थ रह गई, वरना मैं क्लियर किया। दूसरे टाइम में मैंने राइट अवे आई न्यू व्हाट टू डू, और दूसरे टाइम में मेरा क्लियर हो गया। तो मैं ये एम्फेसाइज हमेशा अपने प्रेजेंटेशन में करता हूँ, डे 2 एश्योरेंस आपका मेन चीज है जिसमें आपने फोकस करना है। डे 2 में आप नॉर्मली देखेंगे जब आप प्रैक्टिस भी करोगे, एक तो 5 आवर्स जो है ना, आपको लगता है यार 5 आवर्स बहुत है, लेकिन जब आप लिखने बैठते हो, जब आप अटेम्प्ट करते हो, तो 5 आवर्स कहाँ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कहेंगे यार ये तो 5 घंटे तो बहुत ही कम थे इसमें, तो ऐसा होता है। अच्छा, उसकी सबसे मेजर चीज क्या है डे 2 की? अपने आप को चेक रखना हमेशा। क्या चेक रखना है? अभी मैं आगे उसमें डिटेल में जाऊंगा कि हमें कितने आवर्स रीडिंग में देने, कितना प्रिपेयर करना, कितना एक्चुअल राइटिंग में देने। तो जो एक्चुअल राइटिंग में हम नॉर्मली डे 2 के लिए 4 घंटे रखते हैं, जब आपके 2.5 घंटे रह गए, 2.5 या 2 घंटे रह गए, अब डिपेंड करते हैं कि आप पहले एश्योरेंस कर रहे हो या अकाउंटिंग। नॉर्मली केसेस में शुरू में अकाउंटिंग क्वेश्चन है तो अकाउंटिंग में लोग लग जाते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि उनके 3-4 घंटे निकल जाते हैं, उनको ध्यान ही नहीं रहता कि यार एश्योरेंस का भी पोर्शन अभी रहता है। तो जहां आपके 2-2.5 घंटे हो गए ओवर और रहते हैं सिर्फ 2.5 घंटे, आपने सब कुछ छोड़ देना है। आपने स्ट्रेट अवे एश्योरेंस की जितने क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट करना है, उनको कवर करना है, उनमें डेप्थ देनी है। डेप्थ का मतलब ये है कि एक डेप्थ और ब्रेथ में क्या फर्क है? डेप्थ ये होती है कि आपने एक फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ क्वेश्चन ऑन मटीरियलिटी, राइट? सो हम लोग आईकैप में क्या करते थे, हम मटीरियलिटी कैलकुलेट करके और लिख देते थे, ठीक है? तो वो ये अगर आपने किया तो उसमें कोई डेप्थ, इसमें तो आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। मटीरियलिटी के लिए हमें क्या बताना है कि सबसे पहले यूजर्स कौन है, ठीक है? किस बेसिस पे हम मटीरियलिटी डिसाइड कर रहे हैं, ग्रुप क्या है जो इंटरेस्टेड है, उसके लेवल पे मटीरियलिटी क्या होनी चाहिए, मटीरियलिटी की बेसिस क्या है, हम क्या, पहले तो हमें ग्रुप बताना है, यूजर्स बताना है, उसके बाद हमें बताना है कि बेसिस क्या है, बेसिस डिसाइड करने का रीजन क्या है, नेट एसेट्स है, रेवेन्यू है, जो भी और एक्सपेंसेस हैं, जो भी नेट प्रॉफिट है, किस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद हमें फिर कैलकुलेशन करनी है, फिर हमें उसमें एडजस्टमेंट्स अगर कुछ हैं उस केस में वो दिखानी गई, एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। उसके बाद फिर मटीरियलिटी में फिर ये भी हो सकता है कि हम ऐसा केस हो जिसमें हम कहें कि स्पेसिफिक ओवरऑल मटीरियलिटी इतनी है, पीएम इतनी है, हाँ प्लानिंग मटीरियलिटी कितनी है, मटीरियलिटी कितनी है ओवरऑल, थ्रेशोल्ड क्या है हमारा, ट्रिवियल क्या है। उसके बाद हमें ये बताना है कि ये भी हो सकता है कि कुछ जो एरियाज हैं हम लोग कहें या उसमें केसेस में पढ़ के ऐसा लग रहा हो कि यार ये इसमें बहुत एडजस्टमेंट्स हुई, इसमें कुछ एरर हुआ, कुछ हुआ, तो हमें इस स्पेसिफिक एरिया के लिए लोअर मटीरियलिटी हम ऑडिट के लिए रख रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं ऐसा हो, आप जब केसेस करोगे तो आपको तो ये जब आप इतनी डिटेल में आप लिखोगे तो दिस इज कॉल्ड डेप्थ। ब्रेथ क्या होती है कि आपने बताया इसमें मटीरियलिटी होगी, ये होगा, उसमें दूसरी चीजें होती है, तो वो एक ऊपर ऊपर से आप एक बता रहे हो, तो वो ब्रेथ होती है, वो जो डे 3 में आती है। डे 2 में आपके एश्योरेंस में डेप्थ चाहिए, और डेप्थ इसी तरह आएगी जितना आप डिटेल में उसको एक्सप्लेन करोगे। दूसरी बात, केस फैक्ट्स जो हैं, जो आपके केस में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं या उसकी बैकग्राउंड दिया है या जो भी केस है आपका, अगर आप सिर्फ उसको रिप्रोड्यूस कर दोगे, नथिंग हैपन, कुछ नहीं होगा। आपको उस केस में अपनी कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना, ये हम डिटेल में जाएंगे। थर्ड डे के लिए ब्रेथ अक्रॉस। तो हाँ, मेरा एम्फेसिस क्या था कि इलेक्टिव में डेप्थ शो करने के लिए आपके पास सिर्फ डे 2 है। डे 2 में अगर आपने नहीं अचीव किए सर्टेन नंबर ऑफ सीज एंड आरसीज इन एश्योरेंस or whatever elective you have opted for, you are not going to clear day 2. So ये अपने ध्यान में अभी से बिठा लें। डे 3 में अक्रॉस ऑल टेक्निकल, जैसे मैंने सब ये बता दिया आपको, आप आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन था, जी जी शायद मे आप आगे कवर करने वाले हो, बट फॉर एग्जांपल ब्रेथ के लिए जैसे कुछ एरियाज है जो मैंने कभी नहीं पढ़े, बिकॉज मैं कनाडा में रिसेंटली मूव हुई हूँ, एसपी और टैक्स,
ये दोनों चीजें जो मैंने बिल्कुल नहीं की हुई, उसके लिए रिकमेंडेशन, इज इट ओके कि अगर मैं सिर्फ कॉम्पिटेंसी नोट्स पढूं और ई हैंडबुक, डू आई नीड टू गो फर्दर इन मच मोर डिटेल, like what sort of resources should I use for technical, like even to reach the breadth competency? देखें, एसपी और आईएफआरएस तो सबको पता होता है। सबसे पहले आप मेरे पास है नहीं, लेकिन मुझे याद है मैंने नेट से सर्च किया था, तो मुझे, Differences जो हाँ, डिफरेंसेस आपको बस पता होने चाहिए। अच्छा, फर्म में क्या होता है, फर्म में यहाँ पे कोई है जो फर्म में है अभी? जी मैं फॉर्म में हूँ, EY में। तो ईवाई में आप लोगों को तो वहां से चीजें मिल, आप लोगों को लिए सीफी का क्या करा रहे हो? सॉरी, कुछ ऑफर कर रहे हैं सीफी वालों को, जी मतलब वो वो लोग डेंसमो के नोट्स दे रहे हैं, बट उसमें से मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने कोर 1 कोर 2 पूरा पूरा प्रोसेस में है, लाइक फ्रॉम इंटरनेशनली ट्रेन्ड अकाउंटेंट पर्सपेक्टिव आई थिंक आई एम द ओनली वन इन द बैच। हाँ, तो डेंसमोर कवर करेगा, उसको आप फिगर अच्छा सही। कर, डेंसमोर कवर करेगा। डेलॉइट में मुझे पता है कि वो ना एक छोटे छोटे, उसका नाम क्या होता है, कार्ड्स होते हैं, वो फ्लैश दे देते, कार्ड्स। हाँ, फ्लैश कार्ड्स। अच्छा ओके। तो उससे भी बहुत आसानी हो जाती है कि एसपी इतना कोई मुश्किल नहीं है, एसपी और आईएफआरएस में बहुत कम जी डिफरेंसेस हैं। वो मैंने नोट किया था कि तो इतना बस कुछ उसको है। आप देख लें ओवरव्यू। टैक्स के लिए जो है, बहुत ही एक बंदा है मशहूर, उसकी बुक होती है, आ, मुझे नाम मैं मैसेज कर दूंगा, अभी मुझे नाम जी नहीं याद आ थैंक रहा। यू। फ्लेमिंग हाँ फ्लेमिंग करके कुछ, क्या नाम है उसका? तो हम इसमें फॉर आईएफआरएस एसपी साहब में एक चीज ऐड करनी, क्योंकि मैं भी ईवाई में ही हूँ। एटलीस्ट पे आपको ना आईएफआरएस वर्सेस एसपी के रिसोर्सेज में अगर आप जाओगे, आपको काफी सारी रिसोर्सेज मिल जाएंगे। थैंक्स पापा, एक्चुअली आई डिडंट नो यू वर इन EY, सो गुड टू कनेक्ट। हाँ। अच्छा, आप लोग, अगर आई नो कॉपीराइट का इश्यू होता है, नहीं होता, आप लोग सेपरेटली जो लोग यहाँ हैं अगर उनसे भी शेयर कर सको, देख लेना, या दूसरे लोग नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब ये ऐसी कोई वो, इसमें कॉपीराइट की चीज नहीं होती। कंपैरिजन आई थिंक मुझे भी नेट से मिल गया था काफी फर्म्स का, तो आप लोग अच्छा। डाउनलोड कर। जेसन फ्लेमिंग की एक बुक होती है, जो जेसन फ्लेमिंग की एक छोटी सी बुक आती है जो टैक्स को कवर करती है। अगर आप वो पढ़ लें तो आपका टैक्स डे 3 के लिए इनफ हो जाएगा। और दूसरी बात, जब आप प्रैक्टिस करेंगे केसेस, तो भी आपका डे 3 के टैक्सेस का जो आपका इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। ऑसम, थैंक्स सर। अच्छा, डे 1 में छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। व्हाट वुड अ कॉम्पिटेंट सीपीए डू इन दिस सर्कमस्टेंसेस? ओके, डे 1 जो है वो आपका स्ट्रेटेजी फोकस होता है। मतलब आप ये समझें कि आप जो हो सीएफओ हो या फिर आप कंट्रोलर हो, ठीक है, आपसे वही एक्सपेक्ट करते हैं। सीपीए से क्या एक्सपेक्ट करते हैं लोग? यही ना कि वो हमें ओवरऑल पिक्चर देगा। अब आप फर्ज कर लें, डे 1 का सारा फोकस आप अपने आप को ये समझें कि आपने एक केस है, आपकी कंपनी का आपने ज्वाइन किया है, और आपको अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने प्रेजेंट करना है। वो कैप अपनी जो है वो करें आप। ऑडिटर या अकाउंटेंट की कैप उतार दें डे 1 के लिए। आपको ओवरऑल स्ट्रेटेजिक लेवल पे सोचना है कि क्या एक कंट्रोलर सोचेगा, बोर्ड को क्या चाहिए होगा, मतलब बोर्ड के वो वे ऑफ थिंकिंग क्या है उनको, मतलब उनके लिए क्या चीज मैं प्रेजेंट करूं कि उनको अपना डिसीजन जो है वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे या कंपनी लेवल पे वो अपना डिसीजन मेक कर सके। तो ये आपका फोकस होगा। हम और डिटेल में बात कर लेंगे। डे 2 में मोर डायरेक्टली टाइम कंस्ट्रेंट होता है, फोकस ऑन डेप्थ। अच्छा, जो देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्या आईकैप में हम सोचते हैं ना यार, इसने कुछ हमें ये नहीं लिखा, नहीं कुछ और कहना चाह रहा है। हमारी ये थिंकिंग होती थी ना यार, ये इसमें कुछ और है, इतना आसान नहीं हो सकता, या मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकता। हम लोग सोचते रहते थे ना यार, इसमें कुछ एग्जामिनर ने छुपाई हुई थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप ये मत समझें कि इसमें अगर कुछ नहीं लिखा हुआ केस में, हाँ आपने मिस कर दिया केस में, वो एक अलग बात है। बट इफ देयर इज लाइक, केस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें कोई ऐसी हिडन चीज नहीं है कि आप सोचें यार इसमें ये नहीं लिखा तो उसका मतलब ये हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो लिखा हुआ है केस फैक्ट से, उनकी बेसिस पर आप ना आंसर करें। डे 3 लेस डायरेक्टेड, मोर इंटीग्रेटेड, वेरी टाइम कंस्ट्रेंट। हाँ, तो जब भी आप केसेस लिखेंगे, ऑलवेज थिंक सो व्हाट एंड व्हाई। मतलब अगर ये है तो इससे क्या होगा, और है क्यों, उसका रीजन आप जब भी एक्सप्लेन करेंगे तो आपका केस, आपका सोल्यूशन बहुत अच्छा होगा। कभी भी
सिर्फ केस फैक्ट्स दोबारा रिपीट करके लिख देना, उससे कोई काम नहीं चलेगा। केस फैक्ट्स की बेसिस पे आप क्या क्यों दिए हुए, क्यों आप रेकमेंड कर रहे हैं कि ये चीज होनी चाहिए, वो आपको देखना है। अगर आप ये कह रहे हैं कि कंपनी को, फॉर एग्जाम्पल, if there is a case about where they are asking to compare two types of option or two types of projects, and if you are saying that project A, we should go for project A, ठीक है, तो हम नॉर्मली हमारा क्या होता था कि हमने एक वर्किंग करी और उसकी बेस से हमने लिख दिया कि भाई प्रोजेक्ट ए के लिए चले। नहीं, यहाँ पे क्या होगा, आपको वर्किंग तो दिखानी होगी अगर है, पानी उसके साथ साथ आपको ये भी बताना होगा कि प्रोजेक्ट ए क्यों, व्हाई इट इज बेटर एज कंपैरिजन टू प्रोजेक्ट बी, या प्रोजेक्ट बी क्यों अच्छा है प्रोजेक्ट ए से। हो सकता है कि दोनों में कुछ अच्छी चीजें हो और कुछ बुरी चीजें हो, मतलब उसके आपके कंस्ट्रेंट हो कोई, आपको ये भी ढूंढना है कंस्ट्रेंट तो नहीं है, कंपनी कैश फ्लो है, आपने प्रोजेक्ट ये बता दिया कि भाई ये जबरदस्त प्रोजेक्ट है, इसमें प्रॉफिट आ रही है, वो सारी वर्किंग करी और वर्किंग को एक्सप्लेन किया कि क्यों आप बेसिस बना रहे हो। लेकिन आपने एक इम्पोर्टेंट चीज भूल गए कि कंपनी, अच्छा उस प्रोजेक्ट में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट ए में इट रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ लाइक $5 million, राइट, एंड यू मेड अ वर्किंग, आपने सारा एक्सप्लेन किया कि इससे यूं करेंगे तो यूं होगा, यूं करेंगे, और फिर इसकी बेसिस पे आपने रिकमेंडेशन दी। लेकिन अगर वो केस में लिखा हुआ था कि कंपनी के पास तो इतनी कैपिटल ही नहीं है, या उसका फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, उस बोरो नहीं कर पा रहे, या फाइनेंशियल कोई भी कंस्ट्रेंट हो सकती है, तो पता चला कि 5 million ही नहीं है, तो आपकी रिकमेंडेशन मैच नहीं करेगी केस फैक्ट से। तो प्रोजेक्ट बी, आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट बी में कम प्रॉफिट है, लेकिन क्योंकि ये हमारे पास, हमारे इसमें कोई फाइनेंशियल लाइक 2 million उसमें लग रहा है, कम प्रॉफिट है लेकिन वो डुएबल है, तो आप उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जस्ट एन एग्जांपल। तो आपको केस फैक्ट्स भी देखने और उनको लिंक करने अपने रिकमेंडेशन से। अच्छा, बोर्ड ऑफ एग्जामिनर के कमेंट्स भी होते हैं, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड दोस, बट लास्ट अटेम्प्ट या उससे लास्ट अटेम्प्ट के आप एक दफा वो पढ़ लिएगा, तो आपको एक थोड़ा बहुत थिंकिंग सीपीए की क्या है वो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगी। एग्जामिनर आपकी लॉजिक, आपका एविडेंस, आपके एनालिसिस और जजमेंट देखना चाहते हैं। आप अपने फुल थॉट शो करें, अपने जो आप सोच रहे हैं वो आपके पेपर में होना चाहिए, क्योंकि आप, वो एग्जामिनर जब पेपर खोलेगा तो उसको नहीं पता आप कौन हो, वो तो जो आपने लिखा है उसकी बेसिस पे असेस करेगा। ऐसा नहीं होगा पेपर खुला और उसमें से आप पॉपअप करके आप अपनी एक्सप्लेन कर सके, नहीं, आप तो होंगे नहीं वहां पे। तो जो आपने लिखा है, जो आपके जहन में था, वो आप लिखोगे तो उसको समझ में आएगा। शो योर वर्क, सपोर्ट ऑल एडजस्टमेंट, स्टेट एनी assumptions कभी कभी हो नहीं देनी पड़ती है assumption भी, लेकिन मेरे एक्सपीरियंसेस केस फैक्ट्स इतने होते हैं कि आप को assumption लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ कभी कभी पड़ती भी है। लेकिन अगर आप assumptions ले रहे हो कोई, तो आप उसको मेंशन भी कर दो। डोंट स्किप एन इशू, मैनेज योर टाइम, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, हाँ एक कोई पोर्शन छूट गया तो ठीक है, लेकिन डोंट मिस एनीथिंग, क्योंकि अगर आप एक केस में 10,000 चीजें भी लिख दोगे और आप उसमें टाइम ज्यादा ले लोगे, तो ज्यादा से आपका क्या होगा, आपको सीडी मिल जाएगा, उससे आप पास नहीं होगे। इसलिए डोंट स्किप एनीथिंग, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ये तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ आपको। डे 1 जब सेकंड अटेम्प्ट थी मेरी, और डे 1 का केस, क्योंकि मेरी दूसरी अटेम्प्ट थी, तो मैं वही केस सिलेक्ट किया था जो मैंने पहले अटेम्प्ट में किया था। अच्छा, डे 1 में क्योंकि पहले अटेम्प्ट में बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने दे दिए थे, तो उस अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में पेपर ऐसा आया कि डे 1 में लोगों को समझ में ही नहीं आया, जो रिपीट राइटर्स थे, कि इसमें लिखे क्या, मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं लिखने को। तो मतलब बहुत से लोग जिनको मैं जानता हूँ, मेरे कुछ दोस्त जो रिपीट राइटर्स थे, और वो इसलिए फेल हो गए कि दे पैनिक कि ये तो यार, ये मतलब इसमें तो है ही नहीं, ये तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो अपने आप अपना ओपन माइंड के साथ जाएं, जितनी भी तैयारी की है आपने, कोई केस स्पेसिफिक तैयारी नहीं करी, जो चीज मेरे सामने आएगी मैं उसको अटेम्प्ट कर लूंगा, तो इससे आपका प्रेशर भी कम हो जाएगा। आपको पहले से पता है कि बहुत सी ऐसी चीजें आ सकती हैं जो मैंने शायद नहीं देखी थी, लेकिन आपको क्योंकि ओवरऑल नॉलेज है,
हमने तैयारी की है तो हम उसको कुछ ना कुछ करके हम अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि मतलब फ्रेंच आ जाएगी, होगी तो अकाउंटिंग, होगी तो ऑडिटिंग, होगी तो कुछ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही होगी, ठीक है, थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, या उसमें होगी तो अकाउंटिंग ही। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी मेरे ध्यान में एक बात आई थी, डे डे 1 के लिए जो है वो केसेस की आगे भी आएगी शायद, मैं देखता हूँ, नहीं आगे तो मैं बताता हूँ उसमें। अच्छा काशिफ भाई एक जी, सवाल था, ये बोर्ड ऑफ एग्जामिनर के जो कमेंट्स है वो कहाँ से मिले? सीपीए की वेबसाइट से। उनकी वेबसाइट पे मिले? ओके। सेम वे। अच्छा, अगर आपका पेपर आपको मुश्किल लग रहा है और आपके हाथ पैर फूल गए, यार ये क्या आ गया, ठीक है ना, तो ये याद रखें कि सबके लिए वही है, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो सारे जो लोग बैठे हुए हैं वो भी ऐसा सोच रहे होंगे, तो इन दी एंड क्या होगा, अगर बहुत ही बुरा पेपर आया तो सबका ही खराब होगा, और फिर उसी हिसाब से वो उनका लेवल ऊपर नीचे स्क्यू लेवल होता है, वो करते हैं, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। हाँ, परफेक्ट आंसर्स, दे डोंट एक्सपेक्ट परफेक्ट आंसर्स, देयरफॉर आप जो भी अपना बेस्ट कर सकते हैं वो करें एंड मूव ऑन। हाँ, बहुत दफा ये होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि बेस्ड ऑन देयर प्रैक्टिस वो एक प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बना लेते हैं, जेनेरिक प्रोसीजर्स बना लेते हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है, आप बनाएं, लेकिन एग्जाम में जब तक आप उसको केस फैक्ट से लिंक नहीं करेंगे या स्पेसिफिक टू केस फैक्ट नहीं देंगे, आपके वो काम नहीं आएगी। एक एग्जांपल देता हूँ, ऑडिट प्रोसीजर, उन्होंने बोला कि भाई कैश के प्रोसीजर्स बता दो, मतलब ऑडिट, आप कैश ऑडिट कैसे करेंगे, या मतलब कोई और भी एरिया हो सकता है, मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन आप लिख देंगे कि भाई कैश बैंक कंफर्मेशन लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उस केस में जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये थी कि जो एरिया आइडेंटिफाई हुआ था केस फैक्ट्स के पढ़ के हमें, कि वो फाइनेंशियल क्या कहते हैं उसको, उनके कुछ उन्होंने लोन लिया था जिसके फाइनेंशियल वो थे, अब नहीं, उसको कहते क्या है वो जो चेक करते हैं, कॉवेनेंट्स। हाँ कोवेनेंस, ठीक है, कोवेनेंस थे, ठीक है। तो हमें प्रोसीजर हमारा एक ऐसा होना चाहिए कैश में या लोन में कि हम कोवेनेंस को चेक करें, ठीक है, और या बैंक कॉन्फर्मेशन में हम लोन कंफर्म करें। बैंक कॉन्फर्मेशन में हमारा ऑब्जेक्टिव जो था वो बैंक बैलेंस नहीं था, उसमें इतना रिस्क नहीं था, हमारा था कि हमारा लोन आउटस्टैंडिंग जो वो कवर हो जाए, कोवेनेंट जो भी। तो मतलब कहने का ये कि केस फैक्ट के हिसाब से आपका प्रोसीजर अलाइन होना चाहिए, होगा जनरल प्रोसीजर ही, लेकिन उसमें केस फैक्ट्स होने चाहिए जो आपको ये शो करे एग्जामिनर को कि आपने सिर्फ एक जनरल प्रोसीजर नहीं लिखा, आपने केस फैक्ट को देखा है और उसके हिसाब से आप अपने प्रोसीजर्स या प्रोज एंड कॉन्स बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर कंसाइज, मेक इट इजियर फॉर द मार्कर, ये आप जर्नल चीजें हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज। ओके, सो केस 2 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फिर ऑडिटिंग। आप सबको पता है कि हमारे पास हैंडबुक अवेलेबल होगी एग्जाम के दिन लैपटॉप में, लेकिन इट्स नॉट इजी। मैंने बहुत सी चीजें हैंडबुक से कॉपी पेस्ट की थी, बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग अपने वर्ड्स में भी लिखते हैं। डे 2 के लिए मोस्टली रेकमेंड ये करते हैं कि आप कोई चीज उसमें मिस ना करें, आप अपनी वर्डिंग यूज कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आप जैसे अगर रेवेन्यू के या किसी और चीज के रेवेन्यू तो अब डिफरेंट हो गया है IFRS 15 के लिए, बट अगर एसपी देखे उसमें अगर 4 क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया, तो आप अगर अपने वर्ड में लिख रहे हो तो मेक श्योर कि वो चारों के चारों क्राइटेरिया आप मेंशन करो, ऐसा ना हो कि आप 3 मेंशन करो। तो इसलिए उससे बचने के लिए लोग क्या कहते हैं कि हम हैंडबुक से कॉपी पेस्ट कर लें, लेकिन उसको इजीली और फास्ट करने का तरीका ये है कि जब आप अपनी प्रैक्टिस या अपनी तैयारी करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर रेवेन्यू की बात आती है, अगर लायबिलिटी या एसेट की बात आती है, कोई भी चीज आती है, तो वो हैंडबुक में है कहाँ। आप ढूंढोगे नहीं उस दिन बैठ के, आपको पता होना चाहिए कि IFRS रेवेन्यू की चीज है, IFRS के क्वेश्चन, मुझे IFRS 15 में इस इन पैराग्राफ्स के कहीं ना कहीं मुझे ये चीज मिल जाएगी गाइड, या SP में मुझे 3400 में जाना है और उधर रेवेन्यू की चीज मुझे मिल जाएगी। तो ये आपको एटलीस्ट हैंडबुक आपको पता होना चाहिए।
कि आपको उसको नेविगेट कैसे करना, आप वहां ढूंढोगे नहीं उस दिन बैठ के, आप सिर्फ उस स्पेसिफिक हैंडबुक के उसमें सेक्शन में जाओगे, वेदर इट्स एन एश्योरेंस स्टैंडर्ड वेदर इज एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आप उसमें स्पेसिफिक पैरा में जाओगे, वहां से कॉपी पेस्ट करके आपने कॉपी मिले। अच्छा, डे 2 के लिए जरूरी है कि आप वेदर इट्स अकाउंटिंग और ऑडिट, आपको हैंडबुक का रेफरेंस भी देना है और उसकी गाइडेंस भी पेश करनी है, लेकिन ये चीज से आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन ये हमें करनी जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि हमें वो गाइडेंस लिखनी है और फिर हर गाइडेंस का जो क्राइटेरिया है या उसकी जो गाइडेंस है उसको हमें केस फैक्ट्स से लिंक करना है। दैट्स वेयर योर एक्सपर्टीज कम इन एंड दैट्स वेयर यू विल गेट द मार्क्स, राइट? कि अगर एक क्राइटेरिया कहता है कि ये चीज होनी चाहिए, फिर आप बताओगे कि, और एक एक क्राइटेरिया को आप केस फैक्ट से लिंक करोगे कि 4 क्राइटेरिया है तो केस फैक्ट में ये है, ये मीट करता है, क्यों मीट करता है वो आप बताओगे, और कैसे मीट करते हैं वो बताओगे। और चारों को अगर मीट की रिक्वायरमेंट है कि चारों को मीट करना चाहिए या एनी 2 मीट करना चाहिए, तो वो आप एक्सप्लेन करोगे 4 हैं, चारों मीट करते हैं या नहीं करते हैं, 4 में से 2 मीट करते हैं, मतलब जो भी आपने। इंपॉर्टेंट थिंग इज केस फैक्ट्स को आपको उस गाइडेंस से लिंक करना है और उसकी बेसिस पे आपका ओपिनियन डेवलप होगा या आपकी रिकमेंडेशन डेवलप होगी। अगर आपने सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट कर दिया या केस फैक्ट्स को दोबारा लिख दिया, nothing will happen. You will not get any marks for that. टाइम मैनेजमेंट प्लान एंड ट्रैकिंग ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, ये स्टडी प्लान की एग्जांपल है जो सिमिलर थिंग वुड आई थिंक आप देखोगे उसमें जो लोग कैपस्टोन 2 दे रहे हैं उनको शायद ये कैलेंडर सॉर्ट ऑफ मिलेगा या सीपीए की वेबसाइट पे होगा, नहीं है तो आप खुद भी अपना डेवलप कर सकते हो। ये मेरे ख्याल से मिलता है कैपस्टोन 2 वालों को। एकदम मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। डेट के साथ आप अपना बता रहे हो आपने क्या क्या करना है, इसमें डे वाइज दिया हुआ है। एक एग्जांपल है कि किस दिन आपका डे 1 का केस ड्यू है, कैपस्टोन 2 का ड्यू है। अगर लोग आप लोगों में से अगर ऐसे कर सकते हैं कि उनको 20 डेज की छुट्टी मिल जाए, या मतलब 15 डेज में तो मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर शुरू से वो तैयारी कर रहे हैं तो ये उनके लिए जो पूरा पूरा दिन पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से दिया हुआ है केस किस दिन ड्यू है। अच्छा, एक दिन होता है जिसमें आप डीब्रीफ करते हैं पूरा अपना केस को, फिर एक दिन आप उसको समझते हैं। अगर आप छुट्टियां हैं आपकी और पूरा दिन आप स्टडी कर रहे हो, तो आप कोशिश करो कि वीकडेज में आप पढ़ो और वीकेंड आप ऑफ लो। मतलब अगर आप 7 दिन पढ़ोगे तो आप जो है ना आप यू विल गेट टायर्ड और आप एग्जॉस्ट होके ना आपका टेम्पो टूट जाएगा। तो अपने आप को रिफ्रेश रखना, अपने आप को ब्रेक देना, वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, 8 घंटे अगर आप रोज पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ें, जो भी जैसे भी आप केसेस मैनेज कर रहे हैं, तो आप आराम से कवर कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल थी, आप अपना टाइम टेबल भी बना सकते हो उसके हिसाब से। इस दिन डे 2 वालों को तो कैपस्टोन 2 वालों को तो बनाना पड़ेगा, उनको ट्रैक करना होगा कि उनकी ड्यू डेट कब है, उनको करना कब है केस। कामरान आएंगे? नहीं आए। कामरान ने एक बहुत बताया था अपने ग्रुप में, पता नहीं कितने लोगों ने वो मैसेज देखा है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में भी है शायद, कि आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 40 केसेस भी कर लें या 20 केसेस उन्होंने बोले थे, जो प्रैक्टिस की बात है, अगर आपने वो कर ली है अच्छी तरह से, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कर लोगे पेपर। अच्छा, ये एक जर्नल गाइडलाइन है, इसमें 20-30% रिकमेंडेशन होती है दैट यू रीड द केस एंड यू प्लान अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट्स अ 60-minute केस, आप 12 to 18 मिनट सिर्फ उसको पढ़ें और उसकी प्लानिंग करें। डोंट स्किप दिस स्टेप। आपको अभी लगेगा कि यार मैं 15 मिनट सिर्फ पढ़ने में जाया कर दूं, ये क्या बेवकूफी की बात है। नहीं, अगर आप पढ़ेंगे, आप उसको पेपर में आप एग्जैक्टली आप अपना मैप बनाएंगे, ट्रस्ट मी, आप बहुत अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं उस केस को। अगर आप कहेंगे नहीं यार मैं बस करता जाऊंगा और साथ साथ उसको देखता जाऊंगा,
इतना रश होता है, इतनी प्रेशर होता है, इतना पैनिक होता है कि आपने अगर सही से प्लानिंग और रीडिंग नहीं करी तो आप स्किप कर जाओगे, आप चीजें छोड़ दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम एलोकेशन इज रियली इंपॉर्टेंट इन सीपी। आप शुरू का टाइम अपने रीडिंग और प्लानिंग के लिए दें। डे 2 में तो बहुत जरूरी, इतना बड़ा केस होता है, इतने ज्यादा पेजेस होते हैं कि देख के इंसान पहले तो घबरा जाता है। तो आप जब अली को पता होगा, अली ने प्रैक्टिस की थी ना, आपको पता होगा, तो आप डे 2 के लिए तो 60 to 90 मिनट्स कहते हैं। आप प्लानिंग करें, रीडिंग करें अच्छी तरह और मार्क करते रहे। आप पेपर भी मार्क कर सकते हो, आपको हाइलाइटर आप ले आ सकते हो, आपको एक खाली शीट पेपर की भी मिलेगी वहां पे बुक, जिसमें आप अपना नोट डाउन कर सकते हो। एक मैं एक एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगा अभी आगे, जिसमें आप किस तरह चीजें कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट यू एक सवाल है काशिफ के इसमें जो है ना, जब हम रीडिंग करते हैं उसमें अब ये होता है कि यार मतलब मुझे तो इस तरह प्रॉब्लम होती थी कि फिर मैं दोबारा जो है ना केस जाके मुझे पढ़ना पड़ता था कि अच्छा ये मैंने मिस कर दिया, ये कहाँ मिस कर दिया, कैसे मिस कर दिया, उसको। तो उसमें रीडिंग के लिए मतलब इफेक्टिव वो तो एक इतना बड़ा केस आता है कि उसमें पहले तो उसमें जो सोल्यूशन के जो जैसे रिक्वायरमेंट होती है आई कैप में जिस तरह होता था कि एंड में रिक्वायरमेंट होती थी, आप पहले उसको पढ़ते थे और उसके बाद आप केस पढ़ते थे। अब इसमें तो इसमें रिक्वायरमेंट भी छुपी हुई होती है, ऐसे कोई सामने सामने नहीं दी हुई होती नहीं है। नहीं, छुपी नहीं होती, कुछ कुछ आई नहीं मीन छुपा छुपी होता हुई है। मतलब उसको 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 आपको रीड करना पड़ता है पूरा, एक एटलीस्ट स्किम करना पड़ता है पूरा। हाँ, नहीं तो जब भी तो मैं कह रहा हूँ कि अगर 5 आवर का केस है तो आप 60 to 90 1 से 1.5 घंटा रीडिंग में लगाओगे ना, तो अब उसमें आपको सारी चीजें कवर करनी होंगी। ओके आपको आपको कैसे पता चलेगा आपने मिस कर दिया? आप जो कह रहे हो ना, मुझे लगता था मतलब मुझे लगा कि मैंने मिस कर दी, तो आपको कैसे अंदाजा हो कि जब मैं आपने मिस? सोल्यूशन देखता था ना उसके बाद जब डीब्रीफ करता था तो फिर मुझे अंदाजा होता था कि यार ये तो मैंने पॉइंट देखा ही नहीं, ये तो मेरे से स्किप ही होगी जल्दी जल्दी में, इसमें नहीं करता मैं पता नहीं, लेकिन आप शुरू में रीड करते थे केस? जी। अच्छा, और रिक्वायरमेंट भी देखते थे? हाँ मैंने मतलब पूरा मतलब मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने उसको विड्रॉ इसलिए किया कि 5 घंटे का पेपर जो है, जो आप एग्जाम होता है अपना, उसको तो मैं अगर मैं 7-8 घंटे भी लगा रहा हूँ ना तो भी मेरे से मतलब वो मैं उसमें सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रही थी। नहीं, आप अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं लाए ना, आप सिर्फ रिक्वायर्ड को देखें। ठीक है, मैं वही आपको समझा रहा हूँ सबको कि लिखने को तो हम 10 घंटे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें इतने लिखने की जरूरत नहीं है, हमें चीजें कवर करनी है। ठीक है ना? डे 2 में थोड़ी आपने कितने केसेस प्रैक्टिस करे? डे 2 के कम से कम मैंने 6 से 7 केस किए और होंगे। जब आप केस करते थे तो कंटिन्यूअस 5 आवर में करते थे? हाँ अच्छा, तो फिर और प्रैक्टिस की जरूरत है मेरे ख्याल से। हाँ यही। आपने जहन से आई कैप, पहली बात तो हर कोई अपने जहन से आई कैप निकाल ले। इट्स नॉट आई कैप, इट्स वेरी डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट इन अ सेंस कि यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ टेम्पलेट है पास करने का। ठीक है ना? इसमें आपकी टेक्निकल नॉलेज से ज्यादा आपको वो टेम्पलेट फॉलो करना है। ठीक है, उसको मैं आगे अभी और मजीद डिस्कस करता हूँ। प्लानिंग टाइम चीट नहीं करें, प्लानिंग टाइम आप नहीं स्किप करें। बहुत से लोग को मैंने ये बोला था, कामरान ने भी शुरू में जो है वो यही रियलाइज किया था कि जब उन्होंने आहिस्ते आहिस्ते रीडिंग करी, प्लानिंग करी, वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा ना कि आप क्या कर रहे हो, आप लिखोगे अपना। बहुत से लोग पेपर पे लिखते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए आगे चलते हैं अभी। केस राइटिंग टिप्स क्या है? सिमुलेशन, अपना केस रीड करें, रियल रिक्वायर्ड यू अपना आइडेंटिफाई करते रहें। ठीक है, या पेपर पे लिख लें या उसी को हाईलाइट कर दें। आई वुड से कि आप पेपर पे लिखो कि रिक्वायर्ड है क्या, या पेज नंबर रेफरेंस दे दो कि रिक्वायर्ड नंबर 1 दिस। या ये भी कर सकते, बहुत से लोग ये भी करते हैं कि आंसर पेपर में मतलब पीसी पे रिक्वायर्ड की हेडिंग डालते हैं और उसके नीचे जगह छोड़ देते हैं, फिर रिक्वायर्ड 2 डालते हैं, उसकी जगह छोड़ देते हैं, और फिर जब पूरा वो रीड कर लेते हैं फिर एक एक करके रिक्वायर्ड को वो एड्रेस करना शुरू करते हैं। ये भी एक तरीका है, बहुत से लोगों के लिए वर्क करता है। मेरे लिए वर्क नहीं करता था। मैंने एक पेपर पे लिखता रहता था, जब रीड कर रहा होता था तो मैं एक पेपर पे लिखता रहता था कि रिक्वायर्ड 1, रिक्वायर्ड 2, ये रिक्वायर्ड 3 जो भी है। ठीक है, अच्छा, डे 1 के लिए रिक्वायर्ड में आप फोकस करोगे, जब आप लिखोगे भी, केस प्रैक्टिस करोगे, डे 1 में 5-6 इश्यूज होते हैं। मतलब एक कंपनी के, या जो डे 1 का जो होता है उसमें ये होता है कि आपकी कंपनी थी पहले, आपने पूरा पढ़ा केस, आपको अवेलेबल हो जाएगा जो लोग कैप्स्टोन 1 नहीं दे रहे, उसका सोल्यूशन अच्छी तरह रीड करें, आपको सब उसके ओनर्स कौन थे, उसके की मैनेजमेंट कौन है, यूजर्स कौन है, उसमें सब कुछ आपको केस में पढ़ के और सोल्यूशन देख के आपको अंदाजा हो जाएगा। वही कंपनी का
अगले 5 साल बाद क्या हुआ, 3 साल 10 साल बाद क्या हुआ, और अब कंपनी कहाँ खड़ी, क्या क्या चेंज हो गया, वो आपको आएगा। उसमें से 3-4 चीजें जो होंगी वो स्ट्रेटेजिक लेवल की होंगी, जो इश्यूज होंगे रिक्वायर्ड होंगे, और 2-3 चीजें आपकी ऑपरेशनल भी हो सकती हैं, ऊपर नीचे हो सकता है, 4 स्ट्रेटेजी। तो उसी हिसाब से जो आप पूरे केस को समझोगे कि कंपनी के लिए मोस्ट स्ट्रेटेजिक इशू क्या है, उस पर आपको थोड़ा फोकस ज्यादा करके या पहले अटेम्प्ट करना उसको, उसी तरह आप इश्यूज को या रिक्वायर्ड को अपने हिसाब से सीक्वेंस कर लो कि कौन सा मेजर इशू है, उसके बाद कौन सा, उसी तरह अपने आंसर को आप कर लो। नहीं भी करा लेकिन सारे इश्यूज कवर हैं तो भी कोई इशू नहीं। यूजर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उनके रोल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स पता होने चाहिए, सारा टेक्स्ट पढ़ें, एग्जिबिट्स देखें, डिटरमिन द इश्यूज, रैंक देम, टाइम एलोकेशन एंड प्लान, थिंक एंड राइट, रिमेंबर द बिग पिक्चर। ये आपको बहुत से लोग ये वर्ड आप सुनेंगे, रिमेंबर द बिग पिक्चर। और बिग पिक्चर क्या है कि आप ओवरऑल ऊपर से देख रहे हैं कि कंपनी कहाँ खड़ी है या केस किस बारे में बात कर रहे हैं, छोटे इश्यूज में नहीं घुस जाए, ओवरऑल देखें कि इससे होगा क्या और क्या चीज ऑब्जेक्टिव है केस का, या हम लोग क्या अचीव करना चाह रहे हैं। केस राइटिंग में जल्दी जल्दी जाऊंगा। स्टेप 1 में रीड द नैरेटिव एंड आइडेंटिफाई द रियल रिक्वायर्ड, जो मैंने कहा कि आप केस रीड करें, उस पर देखें क्या क्या चीजें आप यहाँ पढ़ सकते हैं, कुछ बुलेट पॉइंट मैंने मेंशन किए हुए। प्लानिंग का क्वेश्चन है, ऑडिट जैसे एश्योरेंस में आपको क्या चीजें, क्लाइंट किस चीज पे कंसर्न है आपका, अगर प्लानिंग हो चुकी है आप एग्जीक्यूशन स्टेज पे, तो पार्टनर के क्या कमेंट्स है, पार्टनर किस चीज पे फोकस्ड है या उसने क्या चीजें हाईलाइट की हैं आपको कि आप ऑडिट फील्ड वर्क में आप उसको एड्रेस करोगे, रिस्क कहाँ पर है, या और यूजर है, मतलब और भी हो सकती हैं चीजें। स्टेप 2 क्या है, यूजर्स ऑब्जेक्टिव्स योर रोल, आपका रोल क्या है। अश्योरेंस में आप प्लानिंग स्टेज पे हो, प्री प्लानिंग स्टेज पे हो, ऑडिट फील्ड वर्क स्टेज पे हो, या ऑडिट कंप्लीट हो चुके हैं आप रिपोर्टिंग स्टेज पे हो। तो आपको पता करना है कि आपका रोल उस वक्त है क्या, क्या चीज कंपनी को मैटर करती है, व्हाट इज मिशन क्रिटिकल। जो आपने नैरेटिव से जो लिस्ट बनाई है उसमें देखें कि रिक्वायर्ड क्या चीज है और किस तरह वो आप तय करोगे। ठीक है, फॉर प्लान व्हाट यू आर गोइंग टू डू एंड व्हाट ऑर्डर, वही प्लानिंग है आपके, जब आप रिक्वायर्ड कर लोगे तो आप एनालाइज करोगे कि आपने अच्छा करना किस तरह बनाया, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। आपके क्वेश्चन के आंसर में, आपके सोल्यूशन में, दे मस्ट बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स एज वेल। बहुत सी चीजें होती है इसमें आपको शायद क्वांटिटेटिव कोई टेबल शेबल या एडजस्टमेंट या वर्किंग ना करनी पड़े, तो आपको उसको फोकस करने क्वालिटेटिव इसमें क्या क्या चीजें लिखनी, आपको इशू में देखना है कि इसमें मैं कुछ क्वांटिटेटिव चीज दे सकता हूँ, कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं। क्वालिटेटिव तो होगी हर हर जगह। थिंक एंड टाइम, मेरे ख्याल से इसका टाइम मिलता नहीं है बहुत से लोगों का, जब तक टाइम खत्म हो चुका होता है। बट आपको लिखते हुए आप एक जहन में रखो कि आप जो आपने प्लान बनाया था उसके हिसाब से जा रहा है नहीं जा रहा है, और हमेशा ये सोचते रहो कि मैं केस फैक्ट्स को आंसर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। आउटलाइनिंग, जो मैं बात कर रहा था रीड करते वक्त, जो आप अपना मैप बनाते हो एक सॉर्ट ऑफ, उसको आउटलाइनिंग कहते हैं। तो आउटलाइनिंग में ये होता है कि आप इंपॉर्टेंट चीजें आप लिख, सारा नहीं, ये नहीं कि एक पेज में से 10,000 चीजें आपने लिख ली तो फिर फायदा नहीं है ना। आपको केस अपना रीडिंग टाइम को जाया नहीं करना है। जो क्रिटिकल चीजें हैं जो आप समझते हैं अच्छा ये रिक्वायर्ड है, वो तो लिखनी। जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको आप हाईलाइट कर लो या आप लिख लो कहीं भी, या पेज नंबर लिख लो कि इसमें ये चीज थी जो मुझे एड्रेस करनी है। केस फैक्ट्स रिपीट नहीं करना, ये मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, बार बार बोलूंगा। पेपर वर्सेस कंप्यूटर वर्सेस कॉम्बो, जैसे मैंने बताया बहुत से लोगों के लिए पेपर पे लिखना काम करता है, कुछ लोगों के लिए कंप्यूटर पे रिक्वायर्ड लिख लिया उसको एड्रेस कर रहे हैं, कुछ लोग दोनों करते हैं। तो जो भी आपको सूट करे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझना। ये एक सैंपल आउटलाइन है, ये डिफरेंट भी हो सकती है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। 3 रिक्वायर्ड आपको नजर आ रहे हैं, मैंने क्वेश्चन पढ़ा उसमें मुझे 3 रिक्वायर्ड पता चले, क्या था। अकाउंटिंग इशू नंबर 1 एन इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया कि ये रिक्वायर्ड है। तो हमने फिर उसके बाद अकाउंटिंग इश्यूज किया, इसके हम
अकाउंटिंग इश्यूज लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, पहले हमने एक आउटलाइन बना ली। ऑडिट का है क्वेश्चन, तो ऑडिट प्लानिंग मेमो बनाना है हमें। तो ऑडिट प्लानिंग मेमो के लिए हमारे पास क्या होंगी, रिस्क क्या है, अप्रोच क्या है, मटेरियलिटी क्या है, प्रोसीजर्स क्या है। ये तो चार चीजें होती। अच्छा, फिर कोई अगर ऐसा है कि इसमें हमें सोल्यूशन में ये बताना है कि आपकी रिकमेंडेशन क्या है, व्हाट कंपनी शुड डू, वेदर दे शुड लीज और परचेज बिल्डिंग जस्ट, तो उसमें हमें एक क्वालिटेटिव फैक्टर्स बताने होंगे और फिर एक क्वांट एक्सेल में आप बना सकते हैं, या टेबल क्वांट इज मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हम कर सकते हैं। तो ये एक हमने एक शुरू में आउटलाइन डेवलप कर ली। अब इस आउटलाइन को हम भरेंगे भी, मतलब इसमें चीजें भी लिखेंगे ना। ये तो हमने सिर्फ रिक्वायर्ड आइडेंटिफाई कर ली। तो हम आगे जाएंगे। अच्छा, अगर कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, हमें कोई फोरकास्ट दी हुई है, तो हमने शुरू में ही जो है एक्सेल में क्या कर लिया, हमने बड़ी बड़ी चीजें हेडिंग बना दी। क्योंकि बहुत दफा ऐसा भी होता है जब आप केसेस करोगे ना, जब आप फीडबैक और सोल्यूशन देखोगे, तो उसमें मार्किंग जो होती है, बाद दफा उसमें ये भी होता है ज्यादातर कि आइडेंटिफाइड 3 एस्पेक्ट ऑफ इनफ्लोज या फिक्स कॉस्ट, या उसके भी मार्क्स होते हैं। तो जरूरी नहीं कि जो आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बाद जो सोल्यूशन आ रहा है वो हर एक का डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने उसको जस्टिफाई किया, आपने कोई फिक्स कॉस्ट थी उस केस में, जो आपने 3 फिक्स कॉस्ट थी, आपने 3 में से 4 थी, आपने 3 आइडेंटिफाई कर दी, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसमें आपने एक ओवरऑल, ये जस्ट एन एग्जांपल, इट कैन बी अदर थिंग्स एज वेल। आपने एक ओवरऑल पिक्चर बना ली, जैसे जैसे आपको चीजें मिलती जाएंगी, जब आप सोल्यूशन करोगे आप इसमें डालते रहोगे, तो एक आपके पास क्योंकि एक चीज बनी हुई होगी, तो आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, आप जल्दी जल्दी उसमें करके। और ये कब आएगा, जब आप प्रॉपर टाइम एलोकेट करोगे रीडिंग और प्लानिंग में। ठीक है, देखें ये आपने बनाया था जब आपने केस आंसर करने गए, या उसी वक्त अगर मिलता रहा, तो आपने इसको टक 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 चीजें भरना शुरू कर दी। तो आप जब रीडिंग के वक्त ही आपने बेसिक चीजें आपको मिल गई, और जब आप सोल्यूशन करोगे तो और इजी हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेवर स्टील फ्रॉम अनदर क्वेश्चन। अगर आपके समझें, डे 2 की बात कर लेते हैं। अगर डे 2 में आपने आइडेंटिफाई किया कि आपके 10 रिक्वायर्ड है, ठीक है, 10 रिक्वायर्ड है आपके पास। तो जो आप 1 घंटा तो आप टाइम का रीडिंग का निकाल दो, तो 4 घंटे आपके पास बचे। 4 घंटे का मतलब है 240 मिनट्स आपके पास है। ठीक है, 10 रिक्वायर्ड में आप अगर 240 मिनट्स करते हो, 10 रिक्वायर्ड तो नहीं होते इतने ज्यादा, लेकिन जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो 24 मिनट्स एक रिक्वायर्ड या एक केस के लिए आपके पास होने चाहिए। 24 से अगर ज्यादा हुए, आपने वहीं रुक जाना है, आपने पास आगे चले आना है। ठीक है ना, ये नहीं करना अभी। सॉरी। सो उसमें आपने ये नहीं करना कि यार मैं 24 मिनट हो गए, मैं जो है ना अगले क्वेश्चन में से 2 मिनट और, मतलब 2 मिनट और खत्म करके फिर अगले क्वेश्चन में। नो, कभी भी अगर आपको जो भी टाइम एलोकेशन है, स्टिक टू योर टाइम एलोकेशन। अगर, क्योंकि आप, वही बात है कि उस क्वेश्चन को आप कितना भी लिख लोगे, आपको ज्यादा से ज्यादा CD मिलेगा ना, डिस्टिंक्शन मिलेगी, लेकिन दूसरे में फिर नॉट एसेट असेस्ड आ जाएगा। तो वो हमें नहीं करना। रीडिंग स्पीड डे 2 वर्सेस डे 3। रीडिंग इज अच्छा, डे 3 में थोड़ा टाइम कम हो जाएगा, 3 केसेस होते हैं और होते भी 4 घंटे, तो बहुत जल्दी टाइम गुजर जाता है। तो आपको थोड़ी रीडिंग स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी डे 3, वो प्रैक्टिस से आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो मेरे लिए क्या वर्क किया था, स्किम द केसेस। गिव मी अ सेक, होल्ड ऑन। मैं पूरा केस स्किम कर लेता था। ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये होती थी कि उसको रिक्वायर्ड्स को लिखते रहो, एग्जिबिट्स क्या क्या है, रिक्वायर्ड क्या नजर आए सामने, आउटलाइनिंग सम ऑफ द थिंग्स, कंसीडर कंक्लूजन, रिकमेंडेशन। आप जो है वो जो भी कर रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं। अच्छा जी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर, ये तो रूल
3 मैंने आपको बता दिए थे शुरू में। ओके, तो ये ओवरव्यू था। अच्छा, हाँ, मैंने आई थिंक एक ओवरव्यू के लिए अभी इतना आप लोगों के लिए काफी। जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के लिए क्या करना है आपको, केसेस आपके पास बहुत सारे होंगे अवेलेबल, ड्राइव पे भी है, डिस्क्रिप्शन पे भी है। अगर कोई आपस में डे 2 के केसेस शेयर करना चाहे तो वो कर ले, लेकिन लिंक में दिए हुए उन केस की क्या होती है, सोल्यूशन होता है, मार्किंग गाइड होती है। तो उसकी बेसिस पे आप क्या करते हो, जब आप सोल्यूशन लिख लेते हो अपना, तो आप फिर डीब्रीफ करते हो। डीब्रीफ का मतलब ये होता है कि आप अपने क्वेश्चन को, अच्छा ये भी होता है बहुत से लोग, जैसे हम मेरे साथ एक और भी था कुलीग, जो हम, तो मैं अपने केस उसको देता था और वो मुझे देता था, तो हम एक दूसरे के मार्क करते थे केसेस के सोल्यूशन को देखते हुए कि यहाँ कितनी चीजें थी जो मिस करी, कितनी चीजें थी जो, तो वो क्योंकि आप खुद नहीं मार्क कर रहे हो तो आपको थोड़ा अच्छा अंदाजा हो जाता है कि आपने क्या क्या चीजें मिस करी। तो डी ब्रीफ का मतलब ये होता है कि आप देखते हो कि क्या चीजें आपने कवर कर ली, क्या चीजें आपने मिस कर दी, the things which you have missed, or the things initially you will see that you will think that you're lacking technical knowledge. So debrief इसलिए important होता है कि आप उन areas को identify करते हैं कि यार ये जो section है ये मेरा थोड़ा weak है, तो let's now study this IFRS, study this SP और study this assurance standard, ठीक है, उसको फिर आप थोड़ा strong करते हो, फिर आप next जब करोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। शुरू में मैं आपको बता रहा हूँ आपको ज्यादा टाइम भी लगेगा और आपसे चीजें स्किप भी होंगी, तो घबराना नहीं है, ठीक है ना। आगे आप जब जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। प्रैक्टिस इज अ की थिंग। आपको टाइम देना होगा सीफी के लिए, वरना कभी भी आप आई कैप तो शायद पास भी कर लेते हो, क्योंकि उसमें बहुत दफा तो मैंने जैसे एक 150 क्वेश्चंस की जो बुक होती थी उसमें से मैंने 5 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और उसमें से एक एज इट इज आ गया था। तो उधर तो फिर भी चांस होता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको प्रैक्टिस करनी होगी तो ही आप आगे हो और ट्रस्ट मी इट्स नॉट डिफिकल्ट। अगर आप 1 महीना 2 महीना भी आप लग के लगा दोगे इसमें, तो आप आराम से कर सकते हो कवर। और प्रैक्टिस के लिए अगर आपको छुट्टियां नहीं मिली तो आप रोज एक केस कल वीकेंड पे आप फिर असाइन करो अपने आप। लेकिन ऐसी जगह पर मैं रेकमेंड करूंगा, अगर बहुत से लोगों के शायद बच्चे हैं नहीं है क्या है, तो डिस्टरबेंस होती है, तो या तो आप कहीं बंद कर लो कमरे में अपने आप को और कंटिन्यूस 4 आवर या 1 आवर का जो कि डे 3 के केसेस हैं, डे 3 के केसेस से स्टार्ट करें आई वुड रिकमेंड, क्योंकि वो छोटे होते हैं, थोड़ा आपका फ्लो बनेगा। और फिर जब आप 5-6 केस कर लें फिर डे 2 के केस उठाएं, या 10 केसेस कर लें डे 3 के, उसके बाद फिर आप डे 2 का केस उठाएं, 5 घंटे आप करें। तो ये शुरू की चीजें हैं। अभी मुझे नहीं पता कितने लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है, कितने लोगों ने नहीं की हुई, इसलिए मैं और डिटेल्स में नहीं जा रहा। मैं आई विल स्टॉप हियर एंड अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हैं जो आपने पूछने, तो वो आप पूछ लें। बहुत सारी चीजें आपको शायद अभी नहीं समझ में आएंगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आना शुरू होगी। मेरा जो स्टार्टिंग में जो सबसे बड़ा इशू होता है इज मैं केस प्रैक्टिस कैसे शुरू करूं, कंसिडरिंग कि बहुत सी चीजें भूली हुई हैं या जो जो कि काफी अरसे से नहीं की हुई। अब आपको लगता है कि आप भूले में, जब आप केस लिखोगे तो आप, ऐसा नहीं हो सकता कि सब आप जॉब कर रहे हो ना, कहीं ना आप थे ना फर्म में या नहीं जी आप जी जी फर्म, रिफर्म आप तो ऐसी बात नहीं करो ना यार, ऑडिट कर एज रहे हो इन रोज। हाँ बट वो बहुत चीज पिछली जो नहीं, मैंने दैट्स व्हाट यू थिंक। जब आपने केस लिखा है अभी तक? नहीं, मुझे हाउ कैन समझ यू? नहीं आता कि मैं केस से शुरू करूं या पहले मैं सारी बुक्स एक दफा घुमाऊं एटलीस्ट नहीं, एंड देन। आई वुड से आप फर्म में हो, आपको आप ऑलरेडी हो उस फील्ड में, आप एक केस, आप कम से कम 3 केसेस लिख के दे, डे 3 के 3 केसेस लिख के देखो। अगर आप 25% भी उसमें से अटेम्प्ट कर लेते हो तो दैट्स अ गुड स्टार्ट, ठीक है। आपको लगता है कि आपको चीजें नहीं है, आप अटेम्प्ट करोगे तो क्या होगा, आप पेपर में केसेस में चीजें मिस कर दोगे ना, या ब्लैंक ही 3 घंटे 1 घंटा गुजर जाएगा और आप कुछ नहीं लिख पाओगे, ठीक है ना। लेकिन आपको सोचने का तो मौका मिलेगा, कुछ ना कुछ तो आप अटेम्प्ट करोगे ना, बेसिक तो वही रहते हैं ना चीजें, ठीक है। फिर जब आप सोल्यूशन से कंपेयर करोगे फिर आपकी आंखें खुलेंगी, और ये चीज थी मुझे रिवाइज करनी है, फिर आप रिवाइज करो वो चीज। अभी अगर आप ये सोचोगे कि यार मैं पहले सारी चीजें रिवाइज कर लूं,
एक तो उसमें आपका टाइम जाएगा, आपको प्रेशर बहुत बढ़ेगा, ठीक है ना, आपको लगेगा यार अभी तो, और बहुत दफा होता है, मुझसे तो नहीं होता कि यार अच्छा मैं कल कर लूंगा, ये कर लूंगा। तो कर सकते हो आप, अगर चाहो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप एक दफा सारे स्टैंडर्ड्स घुमा लो, लेकिन स्टैंडर्ड्स का इसमें इतना गेम नहीं जितना गेम आपका प्रैक्टिस का है। और सिर्फ टेक्स्ट के लिए जो आपने बुक बताई थी जेसन जेसन फ्लेमिंग, सो तो आपको तो नोट्स भी कहाँ मिलेंगे से वहां से डेंसमोर से डेंसमोर नोट्स आर या फर्म से फ्लैश वेरी कार्ड वगैरह। वेरी वेरी प्रिसाइज। हाँ तो टेक्स्ट में इतनी कोई फखर डेप्थ आप नहीं चाहिए। जी फखर आपको डेंसमोर के वो फ्लो चार्ट्स ही मिलेंगे जो आई थिंक सिर्फ it's just a thinking map type of I think because I haven't still received my copy और फिर आपको EY से डेंसमोर के फ्लो चार्ट्स और नोट्स मिलेंगे और फिर जो CPA हैंड वो कॉम्पिटेंसी नोट्स भी डेंसमोर से आ रहे हैं और फिर दूसरा है कि कॉम्पिटेंसी मैप अगर आपने पढ़ा है वो बहुत ही ब्रीफ है जो कॉम्पिटेंसी नोट्स है but flow chart और वो सब I think is enough I think like the amount of जेसन depth and फ्लेमिंग आप ले लो, जेसन फ्लेमिंग की बुक ना अभी, क्योंकि मेरे ख्याल से टैक्स का भी बजट आ गया ना, बजट शायद ये नहीं आया है, उसके बाद वो अपडेटेड देता है, तो वो आप देख लो, मिल जाती है, अच्छी बुक है जेसन फ्लेमिंग की, उसमें आपका थोड़ी सारी चीजें हो जाएंगी, प्लस ये कि आप नोशिया पे भी आपको बहुत सारे टैक्स के कोर 1 कोर 2 के वो एक्सेस हो गया है ना आपका D12 का, तो उधर भी जाके आप वो करो, वो भी उससे भी आपको आइडिया, प्लस आप जो केसेस करोगे अभी उसमें बहुत सी सारी चीजें जैसे बेसिक चीजें तो कवर हो जाएंगी ना। हो सकता है कि कुछ रूल्स चेंज हो गए, वो आप जेसन फ्लेमिंग से कंफर्म कर लेना, जैसे फॉर एग्जांपल नॉन रेजिडेंट का रूल है वो तो सेम ही, उसमें तो कोई चेंज नहीं है, या अगर आप कहते हो कि बिजनेस इनकम में क्या चीजें कौन से एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हो, उसमें हो सकता है कि पुराने सोल्यूशन में कुछ चीजें हो और अभी कुछ चेंज हो गया, लेकिन वो फिर आप जेसन फ्लेमिंग से रेफर कर सकते हो कि कौन सी चीजें हैं, इतना कोई चेंजेस इतने हुए ही नहीं है वो, आप अगर बजट की समरीज देख लोगे वो आपको पता चल जाएगा कौन से चेंजेस हुए कौन से नहीं हुए, लेकिन केसेस में आप देखोगे तो टैक्स के क्वेश्चन में बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। अब मुझे क्वेश्चन पूछना था काशिफ आपसे कि जो लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसीज हैं लेवल A B and C आपने लाइक डू यू रेकमेंड कि हम लोग कॉम्पिटेंसी मैप देखें कि हमें कितना नॉलेज चाहिए किसी में या एक जनरल आइडिया ऑलरेडी हो जाना चाहिए कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनेजमेंट एश्योरेंस में हमें काफ़ी डेप्थ होनी चाहिए बाकी सब एरियाज में हाई लेवल लाइक आप रेकमेंड करो कि टू स्पेंड टाइम looking at what is the level of proficiency required मैं बता तो दिया आपको, आपको इलेक्टिव में तो डेप्थ लानी है ना, जी उसके लिए आपको कॉम्पिटेंसी लेवल तो आपका हाई होना चाहिए ना, आपको जी मतलब पूरे क्वेश्चन कवर करने हैं। बिल्कुल तो उसको मैप को देखना है तो आप देख लो, लेकिन उससे कोई मतलब मुझे फर्क नहीं नहीं पता पड़ेगा कि उससे क्या जी ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव ये कि डे 2 में एश्योरेंस या जो भी आपका है। एक मिनट, मेरे लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई, चार्जर लगा लो। चलाइए। डे 1 में आपका स्ट्रेटेजिक है, उसमें आपको मतलब आपको पता है ना कि आपको अकाउंटिंग में आपको चाहिए, अच्छा बहुत से लोगों की ना डेप्थ नहीं आती उसमें, अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, लेकिन एश्योरेंस में आती है, तो फिर भी वो पास हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कुछ कोर्स वोर्स करना होता है बाद में, लेकिन आप पास हो जाते हैं, लेकिन अगर एश्योरेंस जो भी आपके इलेक्टिव है, इन दिस केस एश्योरेंस, उसमें अगर डेप्थ नहीं आई तो फिर आप पास नहीं होगे। जी okay नहीं I think I got the point for just clarify करना था because we were told repeatedly to look at the level of proficiency पर मुझे कोई purpose उस नहीं दिखा लेवल देख के क्या करना है, यही करना है ना कि हमें डेप्थ लानी है एश्योरेंस और उसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कुछ आपको डे 2 में भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और डे 3 में भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो उधर भी आप बता सकते हैं, तो ओवरऑल मिक्स करके आप उसमें डेप्थ लेना आसान है, लेकिन एश्योरेंस के क्योंकि हमारे पास एक ही दिन होगा डे 2, तो उसमें थोड़ा फोकस ज्यादा करना है, और टाइम नोट करके अगर आप बाद में कर रहे हो एश्योरेंस के 2.5 आवर्स या 2, मैं तो 2.5 आवर्स कहता हूँ, अगर आपके रह गए यू स्टार्ट डूइंग एश्योरेंस क्वेश्चंस,
जब आपके खत्म हो जाएंगे तो फिर आप वापस आके अपना जो रह गया वो कंप्लीट कर लो। होपफुली आपका 2-2.5 घंटे में अकाउंटिंग कवर हो जाना चाहिए। जी, thank you. This was really helpful, by the way. Thank you so much for नो doing this. प्रॉब्लम। आशा, आप slides share करोगे या ये already available है? रिकॉर्डेड है ना ये? Okay. बाकी लोगों के कोई क्वेश्चन नहीं है? काशिफ भाई, एक सवाल डेंसमोर से मुतालिक था। सो आई एम नॉट इन एन इंडस्ट्री, आई एम वर्किंग इन एन इंडस्ट्री, सो do you suggest buying the stuff that Densmore is offering? आई डोंट नो, मैंने तो नहीं लिया था तो, लेकिन मेरा फिर डिलॉयट का Yeah. चीजें थी तो ले लो, तो कोई वो नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको थोड़ा इत्मीनान हो जाएगा, मेरे पास नोट्स वगैरह हैं, तो वो आपको दिल को तसल्ली हो जाएगी। लेकिन आपका काम शुरू जब ये होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। हाँ नहीं, मैं उसी लिहाज से पूछा था क्योंकि व्हेन आई वाज रीडिंग ऑन द वेबसाइट उसमें लिखा हुआ था, उसमें डिफरेंट लेवल्स थे। So, उसमें एक लेवल ये था कि दे असेस, दे मार्क द केसेस दैट यू डू, एंड बिकॉज़ यू नो आई हैव नोबडी एल्स हु इज लुकिंग एट दोस थिंग्स फॉर मी, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में हूँ। तो दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग दैट मनी? आप अपनी कंपनी से कहो ना कि आपको रीइंबर्स करो। दे आर नॉट डूइंग इट। हाँ तो इन्वेस्ट अगर मार्किंग के लिए है, अगर आपको यहाँ पे ग्रुप बडी कोई नहीं मिल रहा तो फिर आई वुड से कि आप कर लो, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत तो केसेस मार्क करके वो देंगे, तो जी, फिर आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। सही। ओके, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? जो सीफी का जो कोर्स की बात कर रहे हैं, इसकी जो पेप की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये वही काम नहीं कर रहा कि वो जो मार्किंग करके दे रहे हैं, और हमें जो केस जमा केस सबमिट करने पड़ेंगे और अपने जो पूरा कैपस्टोन 2 था, तो वो डेंसमोर और प्रेप में जो है मेरे ख्याल से कम होते हैं केसेस, उसके नंबर ऑफ आई थिंक नंबर ऑफ इतने नहीं होते मार्किंग के लिए मेरे ख्याल से। मुझे आई डोंट नो हाउ मेनी केसेस दे मार्क, बट जिशान ने क्वेश्चन किया था ना, जिशान आप फिर कैपस्टोन 2 क्यों नहीं इनरोल कर लेते? असल में मुझे नहीं पता था कि कैपस्टोन 2 इज एन ऑप्शन फॉर मी, बिकॉज़ जब मैं ऑनलाइन पोर्टल पे गया था तो सीएफई वाज द ओनली ऑप्शन, तो दैट्स व्हाई आई डिडंट रजिस्टर फॉर इट। तो अभी इन्होंने बताया कि उनको ईमेल करना पड़ेगा। आप देख लो, असेस कर लो। अगर आपको, मेरे ख्याल से डेंसमोर और प्रेप जो है वो उनके नंबर ऑफ केसेस जो मार्क करते हैं वो कम होते हैं, तो हाँ वो देख लो। ये कैपस्टोन 2 अगर आप बिकॉज़ द प्राइस ज्यादा इज द केसेस, सेम, प्राइस इज ऑलमोस्ट द सेम, 1500 उधर भी है, 1500 इधर भी। अब आप वो देख लो कि उसमें 1500 में अगर आपको नोट्स भी मिलने हैं साथ और कितने केसेस वो मार्क कर रहे हैं, वर्सेस कैपस्टोन 2 में तो आपको कोई नोट्स नहीं मिलेंगे ना, आपको तो सिर्फ केसेस सबमिट करने हैं। राइट, तो वो आपका अपना डिसीजन है कि आप मतलब क्या करना है आपको। सही सही। नो, थैंक यू। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप खुद प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना और कोई मार्किंग नहीं कर रहा आपकी, लेकिन आप प्रॉपर केस करके और आप अपनी फीडबैक गाइड से डीब्रीफ सेशन करके सोल्यूशन देख के आइडेंटिफाई कर रहे हो, मार्क कर रहे हो, अपने आप को ही मार्क कर सकते हो, क्योंकि मार्किंग गाइड से मार्क करने हैं आपको। राइट, तो भी आप कर सकते हो। बहुत से लोग ने किया है ऐसे। मैंने कोई मेरी कोई इतनी मार्किंग मैंने कैपस्टोन 2 भी नहीं दिया था, ओके, तो हो सकता है। लेकिन हाँ, मुझे हमेशा से एडवांटेज ये रहा था कि मैं जब पेपर करता था आईकैप में भी और यहाँ भी, तो मुझे पता होता था कि मैंने क्या किया। मतलब मैं ये नहीं कहता था यार मैं तो सही किया था, मैं फेल हो गया। नहीं, अगर मैं फेल हो तो मुझे पता होता था कि मैं कहाँ किया है मैंने कुछ। तो ये रीजन है। सो जो पुराने केसेस हैं वो ड्राइव के ऊपर अपलोडेड ऑलरेडी हैं उसमें। आई थिंक दैट्स वेयर आई शुड स्टार्ट, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। हाँ, ये मेरा भी सिचुएशन वही है जो फखर कह रहा था, यू नो कि आई एम आल्सो नॉट श्योर कि मुझे कितनी चीजें याद हैं।
तो पहले मैं यही सोचा था कि go through all the stuff, but then it's going to be time consuming, so probably start with the cases. That's probably better. क्योंकि केसेस से आपको आइडेंटिफाई होगा ना कि कौन सी चीजें आपको याद है, कौन सी नहीं याद है। Yeah, true. और ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये केस करने के बाद आप उसको रिवाइज या आप उसको पढ़ोगे नहीं। केस करने के बाद जो चीजें रही हैं आप उनको फोकस करोगे, उनको रिवाइज करोगे, उनको स्टैंडर्ड देखोगे, अपने आप को अपडेट करोगे, तो वो नेक्स्ट केस में फिर आपको वो कवर करेगी चीजें। Yeah, सही है। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, मेरा नाम इरफान है। आई डोंट नो आपने ये टॉपिक ऑलरेडी कवर किया है या नहीं। आपने अभी बोला था कि आपके पास आपने अपनी जो प्रिपरेशन की थी वो डेलॉइट के नोट्स वगैरह आपको मिले थे, आपने उससे की थी। तो क्या ये नोट्स आपने ड्राइव पे रखे हुए हैं या शेयरेबल हैं? क्या आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं या आपने ऑलरेडी कर दिए? नहीं, वो फ्लैश कार्ड वगैरह थे, वो तो पता नहीं कहाँ, वो तो 3-4 साल पहले की बात है। वो और अच्छा, वो सॉरी, दूसरी वो उसमें फिर उसमें कॉपीराइट का भी इशू है, वो मैं नहीं ओके, कर सकता, तो वो शेयरेबल ही नहीं है। सही शेयरेबल नहीं है। दूसरा वो ऐसे नोट्स नहीं थे, वो फ्लैश कार्ड्स होते हैं। वो फ्लैश कार्ड मेरे ख्याल से सीपीए की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, अगर आप देखोगे ना, जो कैप्स्टोन 2 वाले हैं या नोशिया में थे अवेलेबल, आई एम श्योर आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। वो फ्लैश कार्ड ये होते हैं कि बस छोटे छोटे फ्लैश कार्ड होते हैं, उसमें IFRS या SP के बारे में लिखा होता है, इसी तरह ऑडिट के बारे में, मतलब फ्लैश कार्ड बने हुए होते हैं एस। और जो नोट्स थे वो सारी गाइडेंस थी, जो मैंने आपको उसको समराइज कर दिया आपके लिए यहाँ पर। सही, चलें, थैंक यू सो मच यार, सॉरी मुझे मालूम नहीं था, थैंक यू। नहीं, और दूसरी ये बात, जब आप केसेस करोगे ना, तो आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें रिपीट भी होंगी। तो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको आप, वही नोट्स हो गए आपके, उनको आप अलग से कहीं मार्क कर लो या लिख लो, या मतलब उसको एक नोट्स बना लो उसके। सही, ठीक। और फिर आई थिंक कि वो एक CFE सक्सेस एकेडमी है प्रॉब्ली, वो जेन कार्टराइट वाली, वो भी उन्होंने भी लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो कोर टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में मोस्टली लाइक रिपीट हुए हैं, उसका भी पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। वो भी आई थिंक बहुत हेल्पफुल होगा प्रॉब्ली। मैंने उसको, सॉरी, ये कहाँ पर है? CFE सक्सेस एकेडमी करके है, जेन कार्टराइट। वो ना लाइक टॉपिक वाइज उसने पूरा ब्रेकअप किया हुआ है कि कौन सा टॉपिक किस ईयर में, कौन से क्वेश्चन में, किस उससे केस कोई में। फर्क नहीं पड़ता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेल्पफुल। उन सब चीजों में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अच्छा, आप सही। जब प्रैक्टिस करोगे आपको खुद पता चल जाएगा। अगर आपके पास ये एनालिसिस बना हुआ है कि 3 दफा पिछले 3 सालों में 10 दफा मेटीरियलिटी आई है, 2 दफा प्लानिंग आई है, 1 दफा कुछ और आया है, तो आप क्या करोगे? मतलब बाकी चीजें छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना। वो तो आप करोगे ही करोगे, क्योंकि मेरी अटेम्प्ट मैंने खुद देखा था कि एक चीज जो आई नहीं थी ऑडिटिंग स्पेशल रिपोर्ट में, वो हाफ ईयर उन्होंने इंटरिम रिपोर्टिंग पूछ ली थी, रिव्यू जो होता है 6 मंथ, पहले कभी नहीं थी प्रैक्टिस केस में। अगर तो उसने बहुत से लोग, मैंने भी वो शायद गलत ही किया था, लेकिन बाकी चीजें सही थी तो वो मेरा निकल गया था। तो ये नहीं करेंगे आप, मतलब वो तो चीजें तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगी व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। आपको पता चल जाएगा यार ये चीज बार बार आ रही है, और उससे अच्छा ये होगा कि आपको रिवाइज होता जाएगा। लेकिन जो चीजें नहीं आई हैं वो तो कवर करनी है ना आपको। बिल्कुल, थैंक यू आकाश। और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ ले, वरना फिर हमारा ग्रुप तो है ही सीफी का, उसमें आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। बहुत से लोग हैं, कामरान बहुत एक्टिव है उसमें, और कामरान ने बहुत दफा एक चीज लिखी है कि इतने आवर्स की प्रैक्टिस कर लें, यू विल मेक इट। उसको आप सर्च कर लें ग्रुप में और उसको आप देख लें, तो उससे आपको पता चल जाएगा। और बाकी जो क्वेश्चन है अभी, क्योंकि आप लोगों ने इतनी प्रैक्टिस नहीं करी, तो आपको अभी शायद बहुत ओवरवेल्म्ड हो आप लोग। तो जब आप आहिस्ते आहिस्ते प्रैक्टिस करेंगे तो आप थोड़ा रिलैक्स होंगे, और दूसरा क्वेश्चन भी आपको फिर जो रिलेटिव क्वेश्चन होंगे वो आपके ध्यान में आएंगे, तो फिर आप पूछ सकते हैं। दूसरा जो है, हम फिर सेशन दोबारा कर लेंगे, एक सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे जुलाई अगस्त में। ठीक है, थैंक यू काशिफ Thank you. भाई, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। नो लास्ट प्रॉब्लम।
Thank you, Kashif. Thank you. Okay, best of luck to everyone. Thank you so much. Thank you. Okay, love.